Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Avasti and guys today in this video we will be covering part 3 of the chapter Kinship, Caste and Class. So part 1 और part 2 में हमने देखा क्या क्या किन्स थी, क्या क्या फैमिलीज थी, उनके क्या क्या रिचुअल्स थे, उनके क्या क्या मैरिज प्रोसीजर्स थे, इन सब के बारे में जाना। हमने फ्यूड के बारे में जाना जो महाभारत में हुआ था, किस तरह से लैंड के लिए दो कजन्स ही आपस में भिड़ गए थे जो कि ब्लड रिलेशन के थे, बट स्टिल दे हैड अ फाइट ऑन अ पीस ऑफ लैंड, फॉर अ पीस ऑफ लैंड। सो अब हम इसमें जानेंगे कि जितने भी टेक्स्ट हमने पढ़े, जो महाभारत का हमने डिस्कवरी की, जो भी हमें महाभारत के बारे में पता चला, वो कौन सी लैंग्वेज में हमने ढूंढा था। हमने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने एंड हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने किन लैंग्वेजेस में उसको ढूंढा था। तो चलिए जानते हैं। मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज handling text, historians and the Mahabharat. So our first subtopic is languages and content. तो languages क्या थी? Versions of Mahabharat is in Sanskrit. Different versions are available in other language. अब महाभारत की जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, वो सब किस लैंग्वेज में थे? वो सब संस्कृत लैंग्वेज में हमको मिले थे। और संस्कृत ही बेसिक लैंग्वेज थी जो कि जो ब्राह्मणिकल नॉर्म के अनुसार जो लिखी जाती थी, और जो रिच कल्चर वाले लोग होते थे जैसे ब्राह्मण हो गए और क्षत्रिय हो गए, तो इनको संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना अलाउड था, सिर्फ जो अपर कास्ट के लोग थे। तो यही लोग ब्राह्मण्स ही बेसिकली लिखते थे, जो भी कल्चर में हो रहा होता था, एक किंगडम में हो रहा होता था, वो सब किंग्स चाहते थे कि उसके कोई लिखे। और वो कौन लिख सकता था? जो बहुत ही बड़ा ज्ञाता हो संस्कृत का। तो संस्कृत का ज्ञाता कौन थे? ब्राह्मण्स थे। तो वही उस समय के कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कंट्री कैसे रूल होती है, उस किंगडम में को कितना वास्ट किया एक किंग ने, एक किंग कितना प्रॉस्पेरस था, ये सब बताया गया किस टेक्स्ट में? संस्कृत टेक्स्ट में। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट में ही हमको महाभारत के ट्रेसेस मिले थे। हमें पाली लैंग्वेज में भी मिले थे जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और हमें दूसरी लैंग्वेजेस में भी मिले थे, बट जो आइडियल जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो संस्कृत में मिले थे। Our second point is historians classify the content under two broad head sections. अब जो भी कंटेंट उनको मिलता था, जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कंटेंट, तो जो भी उनको कंटेंट मिलता था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता था। उसमें पहला क्या होता था? नरेशन होता था, एक स्टोरी होती थी। अब महाभारत में हमने देखा कि पार्ट बाय पार्ट हर एक उसमें स्टोरी लिखी हुई है। तो जो स्टोरी होती थी उसको हम लोग बोलते थे नरेशन पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता था वो होता था सोशल नॉर्म बताने वाला, जिसमें हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें हमारे लिविंग को कैसे सुधारना है, हमको अपनी लाइफ को कैसे अर्थपूर्ण बनाना है, वो लिखा रहता था। उसको हम बोलते थे डेडियाटिक पार्ट। देखिए लिखा हुआ है नैरेटिव सेक्शन कंटेनिंग स्टोरीज। नैरेटिव कंटेंट वो कंटेंट होता था जिसमें स्टोरीज लिखी होती थी, स्टोरी फॉर्म में हम समझते थे कंटेंट को। और डेडियाटिक फॉर्म क्या होता था? सेक्शंस कंटेनिंग अबाउट सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स लिखे रहते थे। जैसा कि अगर आप भगवत गीता देखेंगे या महाभारत आपने देखी होगी, तो उसमें आप देखते होंगे हर एपिसोड के बाद श्री कृष्ण हम सबको उपदेश देते हैं कि कैसे हमें सोशली सरवाइव करना है। तो वो सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो सब फाइंड किए गए थे। जो सोशल नॉर्म हमें एक आइडियल लाइफस्टाइल बताते हैं उस स्टोरी के माध्यम से। उस स्टोरी का, हर स्टोरी का जैसे एक शीर्षक होता है, तो वो शीर्षक क्या होता है कि उस स्टोरी में क्या क्या हुआ था, और अगर कुछ गलत चीज हुई थी तो हम वो चीज रिपीट ना करें। तो वो उसका टॉपिक होता है और वो उसका शीर्षक होता है, हमें वो समझाने के लिए। तो ये, और इसीलिए महाभारत की जो वर्सेस है वो 1 लाख से ज्यादा वर्सेस में लिखी हुई है, क्योंकि इसमें शीर्षक, हमें हर स्टोरी से एक शीर्षक मिलता है। महाभारत में आपके हर सवाल का जवाब है। क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड हर चीज उसमें दी हुई है। आइदर इट इज साइंटिफिक और इट इज कल्चरल और इट इज सोशल। सो गाइज ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑथर्स एंड डेट्स। सो हमने जैसा कि पिछले टॉपिक लैंग्वेजेस एंड कंटेंट में जाना कि किन किन लैंग्वेजेस में, जो कि प्राकृत हो गई, हमारी पाली हो गई और संस्कृत लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस में हमने टेक्स्ट फाइंड किए थे और कंटेंट फाइंड किया था महाभारत का, और उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स थे वो जाने थे। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि वो नॉर्म्स और वो जो कंटेंट था वो कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था और क्या क्या उसके ऑथर्स थे, कौन कौन उसके ऑथर्स थे। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, ऑथर्स एंड डेट्स। The original story was composed by charioteer bards known as sutas. अब जो ओरिजिनल स्टोरीज जो महाभारत की हैं वो कौन लिखता था?
इनिशियली वो लिखते थे चैरिट बार्ड्स। वो कौन होते हैं? जो सूत होते हैं, जो राजा का रथ चलाते हैं वो होते हैं। जैसा कि कर्ण को भी बोला जाता था सूत पुत्र, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ चैरिट बार्ड। जो रथ चलाते हैं राजा का, वही लिखते थे टू ग्लोरीफाई हिज किंगडम, मतलब राजा के किंगडम को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्हीं के सारथी लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा करते थे। इसके बाद from 5th century BC Brahmin began to write the stories। अब फ्रॉम 5th century BC क्या हुआ? ब्राह्मण्स ने स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। ब्राह्मण्स ने क्यों लिखा? क्योंकि वो उनको लिटरेचर की बेटर नॉलेज थी, उनको संस्कृत की बेटर नॉलेज थी, उनको राजा के ज्यादा पास रहने को मिलता था, तो उनको लाइफस्टाइल देखने का और एडमिनिस्ट्रेशन देखने का ज्यादा अच्छे से उनको नॉलेज होती थी और मिलता था। तो गाइस वो लोग ने लिखना स्टार्ट कर दिया, ब्राह्मण्स ने। इसके बाद ड्यूरिंग 200 BC to 200 CE worship of Vishnu was growing importance and Krishna was one of the important figure of this epic Mahabharat and was identified as Vishnu। अब ड्यूरिंग 200 BC to 200 CE विष्णु पूजा सबसे ज्यादा होने लगी। सब लोग भगवान विष्णु को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, मानते थे। और उसी समय भगवान विष्णु के अवतार कौन हुए थे? श्री कृष्ण हुए थे। तो लोग, और वो इस एपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे और उनके बारे में ज्यादा लिखने लगे। क्योंकि जो भी महाभारत के नॉर्म्स हैं और जो लिविंग स्टैंडर्ड हमें कैसे रहना चाहिए, सब किसने बताया है? ये सब श्री कृष्ण ने ही हमको बताया है। इसके बाद between C200 and 400 CE large didactic section resembling the Manusmriti were added। अब इस टाइम पर, जब कि श्री कृष्ण का टाइम था, इस समय पे मनुस्मृति में बहुत सारे डिडियाटिक टेक्स्ट ऐड हुए थे। डिडियाटिक मतलब मैंने आपको बताया कि जो नॉर्म्स होते हैं सोशली, हमको कैसे रहना, एक आइडियल लाइफ क्या होती है, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया था। तो ये मनुस्मृति में ऐड हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो महाभारत के वर्सेस है, जो 1 लाख से भी ज्यादा है, जो लार्जेस्ट नोन एपिक मानी जाती है गाइज, ये सिर्फ 10,000 से भी कम वर्सेस थे इसके। बट इसमें इतने सारे नॉर्म्स दे दिए, इसमें इतने सारी हमें सोशल कस्टम्स के बारे में बता दिया, एक आइडियल लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया, हमें इतने सारी नॉलेज मिलती है हर एक स्टोरी से। तो इसकी वजह से ये इसके वर्सेस बढ़ गए, 1 लाख तक हो गए, क्योंकि हर स्टोरी से हमको जानकारी मिलती है और सीख मिलती है। सो with these addition of text less than 10,000 verses grew into 1 lakh verses attributed to व्यासा। अब जो महाभारत थी वो सबको पता है किसने लिखी थी? ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी थी। इवन दो महाभारत जब हुई भी नहीं थी तभी भी उनको पता था और वो लिखना स्टार्ट कर चुके थे, ऋषि वेद व्यास जी। तो ये इनको मोस्टली एट्रीब्यूट किया जाता है कि ही वॉज द सोल ऑथर ऑफ महाभारता। सो ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ऑथर्स एंड डेट्स। नाउ आवर थर्ड सब टॉपिक इज द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। So our next topic is the search of convergence। Convergence मतलब होता है कि यूनिफॉर्मिटी, मतलब क्या सर्च किया गया कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, कि जो चीजें हमें जो टेक्स्ट मिल रहे हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, वो क्या सच है, वो क्या जगह सच में लाइक हस्तिनापुर है, अगर कोई जगह जो महाभारत में मेंशन है, क्या वो आज भी है वो जगह, क्या उसके आसपास की जो भी लोकेलिटी है वो सेम है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो। लाइक अगर इट वॉज सराउंडेड बाय रिवर गंगा, तो क्या आज के टाइम पे वहां पे गंगा है या नहीं। सो ये सब सर्च करने के ऊपर ये टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं। So in 1951 to 1952, archaeologist B.B. Lal excavated at village named हस्तिनापुर in मीरठ। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनका नाम था बीबी लाल, इन्होंने एक्सकेवेशन किया था, मतलब खुदाई करवाई थी और जानने की कोशिश की थी क्या जो मीरठ में हस्तिनापुर का जो विलेज है वो क्या सेम हस्तिनापुर है जो कि महाभारत में मेंशन्ड है, क्या वो कुरु साम्राज्य है सच में जो कि मेंशन है। सो ये सर्च किया था। ये हमें बताता है इस टॉपिक के बारे में कि कन्वर्जेंस की भी सर्च की गई है और ये फैक्ट मिले हैं हमको एग्जैक्टली कि हाँ महाभारत इज अ ट्रू एपिक। इसके बाद प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट दैट पॉलीएंड्रस सिस्टम वाज प्रिवलेंट अमंग द रूलिंग एलिट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब
इससे पॉलीएंड्रस सिस्टम से कंपेयर करने की कोशिश की गई है कि पॉलीएंड्रस सिस्टम मतलब क्या होता है कि अ सिस्टम वेयर वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जैसा कि हमने महाभारत में देखा द्रौपदी के केस में। बट द्रौपदी का केस थोड़ा अलग था। वो अलग इसलिए था कि जो कुंती थी, जो पांडवास की मदर थी, उनके पास जब अर्जुन गए एंड ही सेड कि देखिए माँ मैं क्या लाया हूँ, एंड एज यूजुअल हिज मदर सेड कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो, क्योंकि वो कुछ भी लाते थे तो पांचों आपस में बांट लेते थे। तो जिसकी वजह से उन जो पांडवास थे वो अपनी माता की बात नहीं टालते थे। तो युधिष्ठिर बीइंग अ धर्मराज एंड एल्डेस्ट सन ऑफ पांडव ही सेड कि हमें अब पांचों को इससे शादी करनी पड़ेगी द्रौपदी से। तो ये इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया था, बट स्टिल दे सेड कि इट वाज प्रिविलेंट अमंग द रूलिंग एलीट, मतलब रूलिंग जो रूल करते थे कंट्री को, क्षत्रिय जो पांडवास थे, ये सब रॉयल ब्लड थे, बट स्टिल दे हैड विटनेस द पॉलीएंड्रस सिस्टम एंड दे हैड डन द मैरिज अंडर पॉलीएंड्रस सिस्टम। इसके बाद some historians noted that while the practice of polyandry seems to be undesirable from Brahmanical point of view, it was prevalent in Himalayan region। अब हिमालयन रीजन में आज भी ये प्रिविलेंट है और उस समय भी प्रिविलेंट था। क्यों प्रिविलेंट था? क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वुमेन की शॉर्टेज थी, इस वजह से वहां पे पॉलीएंड्रस सिस्टम का चलन था, मतलब कि वाइफ के सेवरल हस्बैंड्स होते थे। बट ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं था, ये उनके लिए ये एक अच्छा एक आइडियल मैरिज नहीं थी पॉलीएंड्रस सिस्टम, बट स्टिल it was practiced in Himalayan region। So guys, we have successfully completed the part first and all three sub parts। So our second topic for this video and the last topic for this chapter is the dynamic टेक्स्ट। तो डायनेमिक टेक्स्ट क्या है? डायनेमिक टेक्स्ट है महाभारत। क्यों? क्योंकि ये इवॉल्व करती आई है डिफरेंट लैंग्वेज में। ये सिर्फ कंस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई संस्कृत तक, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेज में इवॉल्व होती चली आई है और आज भी इवॉल्व हो रही है। इसको इसलिए डायनेमिक टेक्स्ट बोला जाता है। चलिए ये टॉपिक जानते हैं। सो महाभारत कैन बी कंसिडर्ड एज डायनेमिक टेक्स्ट written over a span of time and did not stop to its संस्कृत वर्जन, मतलब सिर्फ संस्कृत तक ही सिमट कर नहीं रह गई, बल्कि ये इवॉल्व होती रही है थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ महाभारत बाय महाश्वेता देवी, अ बंगाली राइटर। महाश्वेता देवी हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ लाक्षागृह। इन्होंने लाक्षागृह के बारे में लिखा है। लाक्षागृह क्या था? जब कुंती और उसके 5 पांडव पुत्र गए थे अपने इष्ट देवता के पूजा करने दूसरे महल, जो कि हस्तिनापुर से थोड़ा दूर था। तो वहां पे क्या हुआ था, जो शकुनी था, कौरव के मामा थे, वो उन्होंने जो महल बनवाया था वो लाख का बनवाया था, जिसकी वजह से लाख क्या होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो वो पूरा महल ही आग का बनाया था ताकि वो पांडवास उसमें जलकर, बस एक चिंगारी लगानी पड़े और पांडवा उसमें जलकर भस्म हो जाए। बट उसी टाइम पे कुंती ने पूजा रखी थी, तो उन्होंने निषाद को बुलाया था। निषाद कौन? वही जो एनिमल हंटर्स होते हैं, जो एनिमल खाते हैं और उन्हीं की तरह रहते हैं, आदि मानव जिनको हम बोलते हैं। तो उनको अपने महल बुलाया था खिलाने के लिए, भोज करवाने के लिए। सो उसी समय आग लगी और अनफॉर्चुनेटली वो लोग वहीं पर रह गए। निषाद और उनकी मदर, 5 निषाद थे और उनकी मदर, वो वहां पे रह गए। वो सेंसलेस थे बिकॉज उनको अल्कोहल सर्व हुआ था, जिसकी वजह से वो सेंसलेस रह गए थे और वो महल में ही रह गए थे। और कुंती और 5 पांडव गुफा बनाकर वो लोग उस महल से बाहर निकल गए थे। तो इसके बाद एक बार जब कुंती धरती माता से बात कर रही थी, तब एक निषाद थी, वो उनको देख रही थी। और फिर जब कुंती ने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि आप किस तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए आपने हमारे कम्युनिटी को आपने जला दिया था। तो उसने बोला कि आप तो वो नहीं हो जिसको जो जला था वहां पे। वो बोलती शी वॉज हर मदर इन लॉ, मतलब जो जली थी वो उसकी मदर इन लॉ थी। सो गाइज ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं हमको पता चलती है थ्रू महाश्वेता देवी की राइटिंग से। सो इससे हमें पता चलता है महाभारत कितनी इवॉल्व हुई है, कितनी डायनामिक है।
इसके बाद ओवर अ सेंचुरी वर्जन ऑफ दिस एपिक इज रिटन इन वेरियड लैंग्वेजेस। अब एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय हो चुका है और डिफरेंट डिफरेंट हम हर लैंग्वेज में देख सकते हैं महाभारत को, और ये कितना ज्यादा डायनामिक है ये हमें पता चलता है। सो गाइज हमने पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। और गाइज अब आपके फेवरेट पार्ट की बारी है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। So these are some important questions frequently asked in the board exams. First, what is the Purush Shukta in Rig Veda? Second, define the different system of marriage. Third, explain the prevalence of patrilineal. Fourth, mention the rules about Gotra. Fifth, describe how kinship relation change with reference to Mahabharata. So guys, I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा and I have tried my best to explain you. And if you like my effort, then please like, share, comment and don't forget to subscribe.